दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। दोस्तों आज कोलकाता की एक अजीम शख्सियत हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सुधीर सतनालीवाला। बहुत बार आप लोगों ने उन्हें विशेष कार्यक्रमों में देखा होगा, कई बार बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं में गौ सेवा करते हुए देखा होगा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुधीर जी यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे अगले कुछ मिनटों तक। सर बहुत बहुत स्वागत है युवा शक्ति पर आपका। नमस्कार जी। सर हम लोग जानते हैं आपके बारे में और किसी भी परिचय का मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी दर्शकों की जानकारी के लिए और उन लोगों के लिए जो आपको और ज़्यादा डीपली जानना चाहते हैं, अपना एक इंट्रोडक्शन सर थोड़ा बताएं। सन 1964 में मैं जन्मा हूँ जी। पहले तो मेरी स्कूलिंग अभिनव भारती स्कूल थी, उसके बाद हम नोपानी में, फिर JVS कॉलेज में मैं आया जी। अच्छे लोग मिले, अच्छे दोस्त मिले। मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया वो मेरे पापा के प्रोफेशन से मैं था उनके ऑफिस में। करीब 10 साल मैं पापा के ऑफिस से वहाँ से सीखा कि कैसे लोगों से डील करें, बैठें, और उसके बाद कैसे क्या लोगों के साथ मेरी दोस्ती हुई काफ़ी, उनके चलते काफ़ी लोग वहाँ आते थे। तब इसके बाद मैंने अपना एक ये बिज़नेस है वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट से मैंने स्टार्ट किया। मेरी यहाँ पे कलकत्ता कॉरपोरेशन में कोई टेंडर हुआ था कि जो वेस्ट यहाँ गिरा रहे हैं उनका आज से 25 साल हो गए, आज करीब 1995 से, कि इसका कुछ ना कुछ इलाज किया जाए। तो हमारे बॉम्बे में बैठे थे अश्विन सराफ, वो जो एक्सेल इंडस्ट्रीज़ वाले, उनका एक आइडिया था, तो उसको मैंने कैप्चर किया और यहाँ पे मैंने स्टार्ट की। काफ़ी परिश्रम रहा, 20 साल तक हमारे उस काम को उतना लोगों ने या किसानों ने नहीं सराहा, क्योंकि इससे कंपोस्ट तैयार होता है। कोई भी नेचुरल एक कंपोस्ट जो है वो एक खेती में सबको चाहिए। आज बिना नेचुरल खाद, बिना कंपोस्ट के खेती करने से ही हमारी ज़मीन ख़राब हो रही थी। तो ये कंपोस्ट भी चाहिए, और दूसरा जितने मफस्सल हैं उतने सारा एरिया से एक कचरे का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होता है। तो डबल काम होता है इसमें। एक तो कचरा साफ होता है, दूसरे किसान को एक अच्छी खाद मिलती है। ज़मीन कोई सॉइल इन नेचर ज़मीन अच्छी होती है जो आगे के लिए ठीक रहेगा। तो इस काम को मैं लेके आगे बढ़ा धीरे धीरे 20 साल तक। तो ठीक है, इसको अब जाके ये काम जो है बहुत ज़ोर से आ गया है। NGT वालों ने भी सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पीछे लग गए हैं कि आप इनके जो भी डंप साइट्स हैं वो सबको हटाइए। तो मैं भी 3-4-5 बड़े डंप साइट पे काम कर रहा हूँ। अभी कलकत्ता कॉर्पोरेशन का तो मैं काम करता ही था 20 साल से। अभी मैंने रिसेंटली बेलगरिया एक्सप्रेस पे एक बहुत बड़ा डंप साइट है जिसमें 7 म्यूनिसिपैलिटी है, नॉर्थ दमदम, बारानगर, कामराहाटी। उनका कचरा जो है उसको पहले मैं जितने जो आप देखेंगे, आप यदि बेलगरिया एक्सप्रेस से जाएंगे तो बाएं साइड में बहुत ऊंचा डंप है, और आने वाले 6 महीने में आपको वो ऊपर का डंप दिखेगा नहीं। और उसके बाद हम सारा वहाँ से कलेक्शन करेंगे, वहाँ के जितने म्यूनिसिपैलिटी के यहाँ से जितना कचरा का कलेक्शन है, वो कचरा कलेक्शन में सबसे खास बात ये है कि अब वो सेपरेट होने वाला है। एक वो डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल जो वेट वेस्ट है वो अलग जाएगा, ड्राई वेस्ट जो प्लास्टिक है वो अलग होगा। तो उससे क्या होगा कि हमको इसको कंपोस्ट बनाने में भी आसानी होगी, और प्लास्टिक का भी हम इमीडिएट कुछ ना कुछ कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमेशा ये कहा है कि क्लीन कोलकाता, ग्रीन कोलकाता, और इसके ये जो वो हमेशा कहते रहती हैं, उस पर ईस्टर्न ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्राइवेट लिमिटेड जो सुधीर जी की कंपनी है, ये इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। सर जब हम लोग आप बात कर रहे थे बेलगरिया एक्सप्रेसवे की, जब हम लोग वहाँ से गुजरते हैं तो वो जो डंप देखते हैं, तो उस जो लोग जो बसों से ट्रैवल ज़्यादातर करते हैं वो उसकी जरूर चर्चा करते रहते हैं कि भाई ये डंप जो है वो कब प्लेन होगा, कब ख़त्म होगा। और अभी हम लोगों ने देखा है कि उसके सामने कुछ होर्डिंग्स लगाने की कोशिश की गई है ताकि वो नज़र ना आए। अब आप कह रहे हैं कि 6 महीने के भीतर जो है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। तो अब आप बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या प्रोसेस होता है उसको साफ़ करने का, और उससे कितनी उर्वरता मिलती है ज़मीन को, या और कहाँ इसका फ़ायदा पहुँचता है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए दर्शकों को। ये जो डंप है, इसको सबसे पहले ये क्या हुआ है, अभी ये एनारोबिक पोजीशन में पड़ी हुई है, इसमें मीथेन की जनरेट हो रही है। तो हम इसको सबसे पहले विंडोज़ बनाते हैं ताकि एयर इसमें जाए और ये थोड़ा कंपोस्ट हो जाए। इसके बाद हम इसको छानते हैं, अलग अलग स्क्रीन में छनता है, ग्रेविटी से भी छनता है। इसमें 3 कोर्स निकलते हैं। एक तो कंपोस्ट जो पूरा बायोडिग्रेडेबल जो 0 हो जाता है, जो 4 mm 5 mm के नीचे, वो तो कंपोस्ट है जो खेतों में चला जा रहा है, बड़ी फर्टिलाइजर
फाइनेंशियल कंपनी सब अपने अपने ब्रांड को इसको बेच देती है। दूसरा एक कोर्स निकलते हैं छोटे छोटे ईंटे, जैसे कुल्हड़, भाड़, छोटा ईंटा सब निकलते हैं, क्योंकि आजकल कंक्रीट डेब्रिस तो अलग हो गए। जब से ये कॉरपोरेशन ने चालू कर दिया अपना ये कंपोस्टर जो मशीन जो चलती है, इससे आज के दिन CND वेस्ट नहीं आ रहा है। तो छोटे छोटे ईंटे आते हैं, वो चले जाते हैं लैंडफिल में। और एक निकलता सबसे बड़ी जो अभी दुनिया की प्रॉब्लम मैं बोलूँगा, ये जो छोटे कैरी बैग्स हैं, जो 40 माइक्रोन 20 माइक्रोन के जो नीचे बैग हैं, इसका रिसाइकलिंग नहीं हो रहा है। तो इसका एक रास्ता निकला है कि इसको वेस्ट टू एनर्जी में ट्रांसफ़र किया जाए। ये 1600 से लेके 2500 तक की कैलोरीफिक वैल्यू इसमें अभी देखी गई है। पर अभी चाहिए जैसे वेस्ट टू एनर्जी में 2500 होने से चलता है, पर ये अभी हम लोग को उतना नहीं मिल रहा है। पर फिर भी वेस्ट टू एनर्जी हम जाते हैं। तो सीमेंट प्लांट वालों ने अभी हमें साथ दिया है, जो अपने फर्नेस में इसको जला के और अपना यूज कर पा रहे हैं विद द PCB के साथ। जो भी उनका सिस्टम है इनकी गैसेस को अलग करने का, उसको वो लोग लगाते हैं और इसको यूज कर रहे हैं। हमने और भी चेष्टा की है कि इससे हम लोग एनर्जी बिजली पैदा करें, जो हम लोग ग्रिड में डाल दें। जो हमारे यहाँ की लोकल CSC है या WBSC है, उसको ले लें, उसका एक परचेस एग्रीमेंट हो जाए, तो ये भी फ्यूचर का एक प्रॉब्लम एकदम साफ हो जाएगा। हम इस कार्य में लगे हैं और ये जो 6 महीने में आपको बता रहा हूँ, ये सामने का जो समय एकदम क्लियर हो जाएगा, ताकि जो ये बसों में बात हो रही है सब होनी बंद हो जाएगी। और ये बात सब लोग इस गवर्नमेंट को साथ देंगे कि अच्छा काम यहाँ पे हुआ। एक BMC में हमारा बना, BMC में मुल्लाबेड़ी में काम था, उसके सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। उन लोग सब ने केस किया NGT में कि भाई मेरे यहाँ कूड़ा गिर रहा है, तो NGT ने उसको बंद किया और हमने उसको सफा कर दिया। 70-80% काम हो गया। उन लोग इतने खुश हैं, वहाँ के रहने वाले, उस प्रॉपर्टी के दाम तक बढ़ गए। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सर वेस्ट टू वेल्थ की जो मुहिम चल रही है, उसमें ईस्टर्न ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्राइवेट लिमिटेड जो है वो सबसे अग्रणी भूमिका में है। एकदम बहुत सबसे पहले हम लोग इसको पायनियर बोलेंगे। हम स्टार्ट हमने 1995 में की थी, जब कभी किसी ने ये सब सोचा ही नहीं था कि इसका भी एक सलूशन होना चाहिए, ये भी एक काम है। अब जाके ये 2 साल से या 1.5 साल से जब से NGT पीछे लगी है या लोग बाग कंप्लेन करने शुरू, तब से ये काम अभी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा ध्यान दे रही है। सर मीथेन गैस को लेकर लोगों के मन में हमेशा एक डर सा बैठा रहता है कि जहाँ पर डंपिंग होती है, अगर वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ी सी भी अगर टेम्परेचर दी जाए, या अगर बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा हो जाता है, बारिश भी अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उससे वो जो दुर्गंध आता है या गैस निकलता है, वो एक विषैला गैस उसे माना जाता है। उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आप लोग इसके तो एक्सपर्ट हैं। ये जो डंप है, ये डंप में तो कोई उपाय नहीं है। इतनी बड़ी डंप हो गई है, इसको जब विंडो बनाना पड़ेगा, जो धीरे धीरे मैंने आपको बताया 6 महीने में। बाकी जो डंप पड़ी है, इसमें मीथेन गैस निकल रही है, आग भी लग रही है। गवर्नमेंट सिर्फ फायर ब्रिगेड ले जाके पानी डाल देती है, बंद करती है। आप कलकत्ते में भी देखेंगे काम चल रहा है, वहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। पर हम जो फ्रेश वेस्ट जो हम लोग जो कलेक्शन से ही शुरू करते हैं, उसको हम लोग पहले से ही विंडो बना देते हैं, एयर के थ्रू उसको हम लोग कंपोस्ट करते हैं। ये जो विंडो बना हुआ है जो डंप, ये एनारोबिक है, इसमें एयर नहीं गई है, ऑक्सीजन नहीं घुसा है, इसीलिए इसमें मीथेन गैस जनरेट हो गई। हम जब विंडो बनाएंगे, उसमें कल्चर डालते हैं, पानी डालते हैं, तो मीथेन जनरेट नहीं होती है। डिओड्रिंग डालते हैं तो गंध भी नहीं मिलती है। आप यदि मेरे प्लांट में, कलकत्ते के प्लांट में जाएंगे, तो आपको कहीं गंध नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग इस कल्चर को इसको यूज करते हैं, तो डिओड्रिंग भी डालते हैं, तो गंध और मीथेन का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतनी अच्छी बातें हम लोग को बताई है। और वेस्ट टू वेल्थ की तरफ मैंने पहले भी कहा कि अग्रणी अगर भूमिका कोई निभाता है तो सुधीर सतनालीवाला का नाम सबसे आगे है इस पूरे क्षेत्र में। सर एक सवाल है कि आपको हम लोगों ने कई बार सामाजिक संस्थाओं में देखा है, और लगातार आप व्यवसाय भी तो संभाल ही रहे हैं, लेकिन सामाजिक दायित्व को भी कभी निर्वहन कर रहे हैं। हमारी जनता जानना चाहती है सर कि कौन कौन सी सामाजिक संस्थाओं से आप सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं 2005 से हिंदुस्तान क्लब के बोर्ड में हूँ, कमेटी में हूँ। तो वहाँ पे आप जो भी चेंजेस देखते हैं, कोई भी दिन, जैसे सपोज कीजिए कोई हॉल नया रेस्टोरेंट, उस सब में मेरा पकड़ होती है। मैं उसको सब, मेरा ही सजेशन है, मैंने ही करवाया है। जिस प्रेसिडेंट ने मेरे को साथ दिया तो मैं उसका काम करते गए। अभी आप देखेंगे नीचे में चिल्ड्रंस कॉर्नर बन गया। ये सारे सामान 7 साल पहले से आए पड़े थे, पर अभी विवेक जी आए तो उन्होंने ये लगवा दिया। तो हिंदुस्तान क्लब के जो भी काम है, मैं ऑलवेज, मेरी प्रेजेंस वहाँ रहती है, और मेरे को लोग वहाँ हिंदुस्तान क्लब के से जानते भी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान क्लब में मैं हूँ, एक्टिव मेंबर हूँ। ऐसे तो मैं कई क्लबों का मेंबर हूँ, पर हिंदुस्तान क्लब में मैं एक्टिव हूँ। बाकी मैं गौ सेवा में लगा हूँ, अखिल भारत गौरक्षा संस्थान में मैं सेक्रेटरी हूँ। तो वहाँ पे हम लोग की खड़गपुर में करीब 700-800 गाय हैं। 100 गाय दूध देती है, जिसका हम लोग
500 से 600 लीटर दूध मंगा के सब जो भी शुद्ध देसी गाय का दूध है तो जिसको वो चाहते हैं हम लोग उसको यहाँ पे वितरित करते हैं। उसका जो घी बनाते हैं, घी बिलोना घी, वो भी हम लोग मंगाते हैं। उनके मूत्र से हम लोग वो एक सफाई करने का वो बोलते हैं उसको फिनाइल, वो भी हम लोग बनाते हैं जो लोगों को देते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग गौशाला से हम लोग गाय के थ्रू करते हैं, गाय का जो काम है हम लोग कर रहे हैं। और इसके चलते में और भी कई सुरभि गौशाला एक बगल में है, प्रहलाद राय जी चलाते हैं, उसको भी हमने अभी देखा है, उसके साथ भी हम जुड़े हैं। चाकुलिया वाले गौशाला में भी हम डोनेशन करते हैं। इसके अलावा हमारा जो संस्था है, ऐसे तो मैं मेंबर हरि सत्संग में भी हूँ, मेंबर सभी में हूँ, पर एक्टिव रोल जो है मेरा ये एक तो गौशाला और ये हिंदुस्तान क्लब, इसमें मेरा ज़्यादा करके मेरा रोल रहता है। सर मैं आपसे हिंदुस्तान क्लब का एक सवाल करूंगा, लेकिन उसके पहले गौशाला को लेकर मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि अभी भारतवर्ष के 2-3 राज्यों में लंपी वायरस जो है वो धीरे धीरे एक विकराल रूप ले रहा है और केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, सभी राज्यों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। तो क्या पश्चिम बंगाल के लिए चिंता का तो विषय है ही, हालांकि कोई केस अभी तक नहीं मिला है, और कितना मतलब इत्तेफाक रखते हैं कि गाय माता को अगर इस प्रकार से अगर बीमारी फैलती रहती है तो इससे तो वो तो हमारी माँ है, तो वो अगर माँ को होगा तो फिर संतान जो है वो तो डरेगी। देखिए, कोई भी गौशाला में एक प्रॉपर अस्पताल होना चाहिए। ये लंपी जो है अभी राजस्थान में जनरली जो सुना गया फैला है, यहाँ नहीं आया है, तो इसकी सारी व्यवस्था, इसकी जो दवाइयाँ हैं हम लोग ऑलरेडी रखते हैं। ये यदि प्रॉपर दवाई दिया जाएगा राइट टाइम में, जब पकड़ा जाएगा, ये क्या होता है, ये एक्चुअली एपिडेमिक है, ये एक के होने से फैलता है। तो कोई आप नई गाय या नया कुछ लाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ऐसे अचानक से लंपी अपने आप में आता नहीं है। ये छुआछूत की बीमारी टाइप की होती है, पर इसमें हम लोग ने दवाई रखी हुई है, इसका इंजेक्शन भी लगता है। आप गाय को पहले इंजेक्शन डाल देंगे दवाई का या जो भी, तो उससे इसकी संभावना लंपी होने की बहुत कम हो जाएगी। इस पर प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा, जैसे हमने हमारी गौशाला में ध्यान दिया है। इसके हमको लगता है कि हम 70 से 80% ये संभावना हमारी गौशाला में तो नहीं होगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब किसी व्यक्ति का परिचय किसी बड़े संस्थान के तरफ से अगर किया जाए तो उस व्यक्ति की एक अलग ही पहचान बन जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ किसी व्यक्ति को कि सुधीर जी मिले थे, तो उनका जवाब आता है, कौन सुधीर जी? हिंदुस्तान क्लब वाले सुधीर जी। तो सर जब ये बात सुनते हैं और आप लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत कर हिंदुस्तान क्लब को एक ऐसा संस्थान बना दिया, इतना सुंदर क्लब बना दिया कि अगर हम लोग उसको 15 साल या 20 साल पहले झांके और आज की तारीख में देखें तो सबकी का अच्छा मनपसंद डेस्टिनेशन जो है वो हिंदुस्तान क्लब बन गया। उसके बारे में ज़रा बताएं, क्योंकि जब उसका चुनाव आता है तो ऐसा लगता है इससे कोई विधानसभा या लोकसभा का कोई चुनाव चलने वाला है, कोई कौन जीतेगा कौन हारेगा, और चेहरे बदल जाएंगे लेकिन सुधीर सतनाली वाला वहीं रहेंगे। देखिए, हिंदुस्तान क्लब में मेनली जो मेंबर हैं वो मारवाड़ी और गुजराती मेंबर्स हैं। आज विधानसभा आप जो बोल रहे हैं, चुनाव आता है तो बहुत लंबा चौड़ा चक्कर होता है, तो आप समझिए कोई भी नामी चीज़ होगी उसको पाने के लिए लोग में होड़ हो जाती है, ताकि वहाँ से उन लोगों की नाम या कोई काम या कोई वहाँ पे हो। तो यही है कि हिंदुस्तान क्लब में इतना नाम हो चुका है, इतना आगे, और सब लोग हिंदुस्तान क्लब जानते हैं, तो उसका जो कमेटी में आने के लिए सबके बीच में होड़ लग जाती है कि हम भी आएँ, आके काम ही करना है। चाहे वो पर वो बैठ के नक्की पर ठीक है, हर आदमी 21 आदमी की हमारी कमेटी है और 50 आदमी बोलेंगे तो वो झमेला वो कुछ होगा ही, डिस्कशन होगा, लोग बाग खड़े होंगे, सबको जो है। हिंदुस्तान क्लब हमारी एक ऐसी संस्था है जिसमें आज तक हमने ये हिसाब रखा है कि यहाँ पे प्याज और लहसुन नहीं आता है। बिना प्याज लहसुन की कोई भी जगह, कोई भी संस्था आप नहीं देखेंगे। तो हमारे जो इसमें मेनली जैनी लोग का जो इसमें ये है काम, हम लोग मेंबर हैं, उनको कहीं नहीं जाते हैं, वो हिंदुस्तान क्लब आते हैं, क्योंकि वो प्याज और लहसुन वो नहीं यूज करते हैं। तो जैनियों की, गुजरातियों की, और जो हमारे पूर्वज, हमारे जो बड़े लोग हैं, वो भी पहला प्याज लहसुन नहीं खाते, तो उनके लिए भी एक पसंदीदा जगह हो जाती है हिंदुस्तान क्लब। हाँ ठीक है, कुछ बच्चों का हम लोग देखेंगे कि हमारे छोटे बच्चे, हमारे बच्चे लोग नहीं जाते हैं, पर वो ठीक है। पर जैसे आप देखें बच्चों की तो और भी कई जगह हैं, तो हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो हमारे एज में आ गए हैं, उन सबको जो एक जगह है वो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान क्लब ही है, वो दूसरी क्लब जाके वो नहीं उनको अच्छा लगता है। जो अपनत्व, मैं जब हिंदुस्तान क्लब में घुसता हूँ या मैं दूसरे मेंबर को भी देखता हूँ, ऊपर से नीचे तक जाते हैं तो कम से कम 20 आदमी नमस्कार करते हैं। मैं किसी क्लब में ऐसा चीज़ नहीं देखता कि कोई आदमी वो घुसे और वो उसको नमस्कार, और एक दूसरे को मेंबर को जानना मुश्किल है, पर हमारे यहाँ जो है इसको सब लोग मतलब ऐसा लगता है कि परिवार है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। मैं तो जाता हूँ तो मेरे को तो समझ लीजिए ऊपर से नीचे तक जो भी मिलता है वो पहचानता है, तो वो फीलिंग जो है वो कोई दूसरे क्लब में आ नहीं सकती। सर मेरा एक अंतिम सवाल है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं आपसे और बहुत लोग फॉलो भी आपको करते हैं, युवा बहुत एक हमारे युवा शक्ति में देख रहे हैं आपको, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कितनी कड़ी मेहनत की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से आपने विभिन्न संस्थाओं को तो आप चला ही रहे हैं, बिजनेस भी संभाल रहे हैं, एक आप खुद एक प्रेरणा का स्रोत हैं, क्या कहेंगे युवाओं को? भाई जो बोला जाता है, गाना भी है, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर, वो इसी पे चलना चाहिए, काम करना चाहिए। मुझे मेरे बच्चे ने जब से जोड़ा है, मैं कई गुना आगे बढ़ गया हूँ इस वेस्ट टू वेल्थ वाले काम में। कारण जो बच्चे हैं उनकी आइडिया बहुत अच्छी आती है, वो हमसे अलग हट के सोचते हैं, तो उससे हम लोग कई फोल्ड बढ़ते हैं। तो मैं तो युवाओं को यही बोलूँगा कि वो ये ना सोचें कि भाई हमको क्या मिलेगा, आप काम करिए, आप देखिए रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ऐसा कहीं नहीं है कोई चीज़ मतलब ये आप बताएं कि कोई चीज़ मतलब होगा नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल बोल के दुनिया में कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं सबको बोलूँगा कि जितना जो काम कर सकें करें, चाहे खेलें तो खूब मन लगा के खेलें, कूदें तो मन लगा के काम करें, परिश्रम करें, जो करें मन लगा के काम करें और इसके प्रति अपना वर्चस्व डाल दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हम लोगों को समय देने के लिए, और जो इन्होंने कहा उसको गांठ बांधकर आप लोग रख लें तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पहले नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।